हेलो गाइस, तो जैसा कि हम लोग कैप्सूल में मैकेनिक्स कर रहे थे और बहुत दिन बाद आज संपर्क हो रहा है क्योंकि आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 था। उसी का वेट कर रहा था मैं कि आपका कंप्लीट हो जाए आरआरबी जेई सीबीटी 1। तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आई होप आपके अच्छे मार्क्स, जहाँ की आंसर रिस्पॉन्स सीट आ चुकी है तो आप अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे। और सुशील सर ने कंप्लीटली आपका आरआरबी जेई पे कट ऑफ भी बताया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी उतना ही जाने वाला है। आशा करते हैं कि वही जाए। और आप जिस जोन से फॉर्म फिलअप किए हो, आशा करते हैं आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो जाए। और जितना कट ऑफ सुशील सर ने बताया, अगर उसके नजदीक आप हो तो आप सीबीटी 2 की तैयारी तुरंत शुरू कर दो। और आपके लिए, आपको पता है कि अभी आपके लिए जो बुक मैंने बताई थी मैकेनिकल में, जान लो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है 4300 क्वेश्चन वाली जो बुक है, उसके बुक तो आप जरूर से जरूर परचेज कर लें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दें। और आपका जो जो आरआरबी जेई की वो बुक है 4300 वाली, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो वो दोनों ही आप में, आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो वो जाके आप परचेज कर सकते हो। बुक यूथ ऐप पे जाके वहां से आप अगर परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। दूसरी बात कि इन वो बुक का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये वीडियो सोल्यूशन भी आपका यूट्यूब पे कंप्लीट क्वेश्चनों का वीडियो सोल्यूशन पड़ा हुआ है। कंप्लीट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चन चाहे सोम में हो, मैकेनिक्स में हो, बहुत अच्छा लोगों ने उसको देखा भी है। आप भी जाके देख सकते हो, आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चनों में सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया आप जाके देखोगे ना, लेंथ उसकी थोड़ी बड़ी है, लेकिन वहां पे आपका पूरा रिवीजन कराया गया है। क्वेश्चन के माध्यम से जो जो आपके कॉन्सेप्ट वहां पे लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो वहां पे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स तक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स तक वहां से आप पूरा कंप्लीटली हर एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ वहां पे देख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग सर, जो हम लोग का कैप्सूल में चल रहा था। कैप्सूल में हम लोगों ने कहां तक बातें कर ली थी? कैप्सूल में हम लोगों ने सर बात कर ली थी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये इसकी प्रूवमेंट मैंने करा दी थी कि ये कैसे, ये जो फॉर्मूला आता है कि दो फोर्स लग रहे हैं जिनके बीच रिजल्टेंट आपका क्या है, आर है, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है? उनका फॉर्मूला आपने देख लिया कि सर आर इक्वल्स टू कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। या आप ये लिख सकते हो सर कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा क्या है सर? दो फोर्सों के बीच का एंगल है। ये P अगर फोर्स है और ये Q फोर्स है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है सर? थीटा है। वो क्या है सर? थीटा है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्स का, उसका फॉर्मूला क्या था सर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और ये मैंने आपको बताया भी था कि ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हो। प्रूवमेंट भी मैंने आपको कराया था, प्रूवमेंट की जरूरत नहीं कभी कभी आपको लगती है, लेकिन ये फार्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए कि दो फॉर्म अगर फोर्स लगे हैं सर वेक्टर के टर्म में, तो उनका रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक बात है, क्लियर है यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे एक बात और मैंने की थी सर कि ये जो tan अल्फा, यहाँ पे एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ सर, ये जो P है, ये P है और ये Q को आपने वेक्टर को ट्रांसमिट किया था, तो ये वेक्टर आपका क्या हो गया था सर? Q। और Q थीटा यहाँ पे है ना, तो इसके कंपोनेंट हम लोगों ने किए थे, तो ये क्या आ गया था सर? Q cos थीटा आ गया था। और यहाँ पे जो कंपोनेंट आया था वो क्या आया था सर? Q sin थीटा। सब बता चुका हूँ, Q sin थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने जब सर tan अल्फा की वैल्यू निकाली थी, जब यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला था सर? tan अल्फा निकाला था। tan अल्फा यहाँ से निकाला था तो क्या निकला था सर? इस ट्राइंगल में OCD, ओसीडी में हम लोगों ने क्या सर tan अल्फा निकाला था, तो क्या आया था सर? Q sin थीटा। Q sin थीटा अपॉन क्या आया था सर? ये ओडी, ओडी क्या है सर? P प्लस क्यू कॉस थीटा। P प्लस क्यू कॉस थीटा। ये 2019 का क्वेश्चन है, मैंने आपको ये कराया भी था पिछले सेशन में। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी क्या करेगा आपको? अभी आपको जब मान लो अभी जो एग्जाम होगा, मेंस के एग्जाम में क्या करेगा? आपको थीटा की वैल्यू दे देगा और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे देगा, और आपसे एक फोर्स पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन बनेगा, दो फोर्सों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? और क्या क्या कंक्लूजन इससे बन सकता है, और इससे क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जरा देखिए, जरा नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो जरा।
ये कंक्लूजन डायरेक्ट आपको क्या होनी चाहिए सर, याद होनी चाहिए, वहां पे करने की जरूरत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए कि वहां पे आप कर रहे हो। अब ये बोल रहा है सर इफ टू फोर्सेस आर लाइक पैरेलल, तो क्या बनेगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, रिजल्टेंट आपके क्या बनेंगे, रिजल्टेंट आपके क्या बनेंगे। तो मैं एक बात बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला क्या पता है सर, आपने फॉर्मूला बताया था सर कि जो हमारा फॉर्मूला होता वो क्या था सर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही तो था, अरे यही तो था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहां से पहली कंडीशन अगर हम बोल दें, बोल रहा है सर इफ टू फोर्सेस आर लाइक पैरेलल, दो जो फोर्सेस है ना वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, पैरेलल का पहले ये कंडीशन कब थी, ये कंडीशन तब थी सर, ये कंडीशन तब थी जब दो फोर्सों के बीच, ये P लग रहा है ये Q लग रहा है, इनके बीच का एंगल कितना था सर, इनके बीच का जो एंगल था सर वो थीटा था, तब ये कंडीशन, तब ये कंडीशन थी। लेकिन अब पहली कंडीशन क्या बोल रही सर, जो पहली कंडीशन था उसमें ये बोल दे रहा है सर जो फोर्सेज हैं यानी P और Q, ये क्या है सर, ये पैरेलल है, ये पैरेलल ये क्या है सर, पैरेलल है। पैरेलल कैसे होंगे सर, ये P रहेगा और ये Q रहेगा, यानी ये कब पैरेलल होंगे, ये पैरेलल तब होंगे जब ये थीटा कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा सर, जीरो, थीटा जीरो, ठीक बात है। थीटा जब कब हो जाएगा सर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे थीटा क्या हो गया सर, जीरो, यहाँ पे आपका थीटा क्या हुआ सर, थीटा की वैल्यू अगर हमने जीरो रख दी तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे थीटा हम लोगों ने क्या रखा सर, जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा सर आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर, cos जीरो की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1, cos जीरो की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, यहां पे जब हम लोग, यहां पे जब हम लोग अब r की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर क्या बचा सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो ये क्या होता है, ये हमारा सर होता है, ये हमारा होता है सर आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां से जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये क्या लिख सकते हैं सर, पी प्लस क्यू, क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। तो अब आपको ये करना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में करना ही नहीं है यार, अपने को, अपने को करना ही नहीं है, अपने को डायरेक्ट ये लाइन ध्यान होनी चाहिए कि अगर बोल दिया टू फोर्सेस आर पैरेलल, अगर यहाँ पे ये बोल दिया सर कि टू फोर्सेस आर लाइक पैरेलल, तो हमको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि सर रिजल्टेंट हमारा क्या था सर, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, ठीक बात है, ठीक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम से आपसे क्या पूछा कि सर दो फोर्सेज है, दो फोर्सेज है 4 न्यूटन 5 न्यूटन, वो क्या है सर, पैरेलल है, पैरेलल है, तो आपको उनका रिजल्टेंट बताना है, तो डायरेक्ट नो, डायरेक्ट नो। अब आपको ये करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़नी चाहिए यार, ये आप एग्जाम में नहीं करोगे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू जीरो रख रहे हो फिर यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रहे हो, नहीं नहीं, ये तरीका गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं आपको करना है कि आप क्या दिया है कि मान लीजिए पी का वैल्यू आपको क्या दिया है, एग्जाम में ये करना ही नहीं है कि मान लीजिए पी का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, 4 न्यूटन, क्यू की वैल्यू आपको कितना दे रखा है सर, 5 न्यूटन दे रखा है, फिर आप वहां पर रिजल्टेंट निकाल लो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये दोनों क्या दे रखा है सर, पैरेलल, ये बोल रखा है, तो आपको पता है थीटा जीरो है, तो आप वहां पे ऐसे नहीं करोगे, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, जो विद इन सेकेंड क्वेश्चन है वो कैसे आप फिर ये करोगे, आर स्क्वायर, अब यहाँ पे आप 16 करोगे 25 करोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे 40, ठीक है, और cos जीरो की वैल्यू 1, ठीक, अब इसको फिर ऐड करोगे, फिर आर में उसका रूट लोगे, फिर जाके आप आंसर निकालोगे। अरे क्यों करना है, जब पैरेलल बोल दिया तो इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है सर, सीधे हम लिखेंगे सर आर 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ये खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना ही नहीं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 181, अब ये आपका 9 आ रहा है, तो ये आप इतने स्टेप फॉलो कर रहे हो और ये एक लाइन में हो जा रहा है,
तो टाइम ही तो बचाना है अपने को टाइम बचाना है अच्छे क्वेश्चनों के लिए। तो ये तरीका आपका नहीं होना चाहिए। तरीका आपका कौन सा होना चाहिए सर? तरीका आपका ये वाला होना चाहिए। ये वाला तरीका आप लगाओगे कि अगर दो फोर्सेस आपको पैरेलल दे रखे हैं, टू फोर्सेस आर पैरेलल, तो क्या रिजल्टेंट आर व्हाट? P प्लस Q। दो फोर्स 4 और 5 न्यूटन था, पैरेलल था सर, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा 9 होगा। ये तरीका आप नहीं करोगे। समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचा करके आप अच्छे क्वेश्चनों में टाइम दोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैकेनिक्स के अच्छे आ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। समझ में आ रही बात? तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गई बात ये। तो आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है सर? रिजल्टेंट हमारा क्या होगा सर? P प्लस क्यू होगा। P प्लस क्यू होगा। ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है सर? सेकंड कंडीशन बोल रहा है इफ फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या है? यहां पे आपने देखा था ये था। अनलाइक पैरेलल का मतलब ये है। अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या है सर? ऐसे है, P इधर लग रहा है, Q इधर लग रहा है। ठीक बात है। अरे अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब क्या करोगे यहां पे? अब आप यहां पे क्या करोगे? अगर P और Q अनलाइक पैरेलल है, अनलाइक पैरेलल है, तो थीटा वहां पे क्या हो जाएगा सर? थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही थीटा 180 डिग्री हुआ, थीटा 180 डिग्री हुआ, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? -1। तो यहां से क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2PQ, और यहां से फिर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P माइनस क्यू। समझ में आ गई बात? ये डायरेक्ट आज याद होना चाहिए, एग्जाम में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अगर अनलाइक पैरेलल दे रखा है, वही दे रखा है कि फोर्स आपका सर 5 है, P की वैल्यू 5 दे रखी है, Q की वैल्यू 4 दे रखी है, अनलाइक पैरेलल है, तो डायरेक्ट आप रिजल्टेंट क्या निकालोगे सर? 5 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। डायरेक्ट, डायरेक्ट। इसीलिए तो ये लिखा गया है। ये लिखाने का पर्पज यही है कि सीधे आपको वैल्यू ये क्या होनी चाहिए सर? याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए। समझ में आती बात ये? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों लाइनें क्लियर हैं? आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं कि अगर जैसे वहां पे दे दिया कि सर P और Q फोर्स अनलाइक पैरेलल है, तो आपको पता होना चाहिए थीटा 180 डिग्री, डायरेक्ट सर हमारा रिजल्टेंट 1 आएगा। अगर P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 4 है, एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी वैल्यू वहां पे दे सकता है। ठीक है। आई होप यहां तक। डराने के लिए वो क्या कर सकता है? देखो जरा, डराने के लिए इसी में क्या कर देगा? यहां तो मैंने बहुत सिंपल वैल्यू ले रखी है। आपको डराने के लिए वो क्या कर सकता है सर? वैल्यू आपको पी की वैल्यू आपको दे देगा कुछ 15.5 ऐसे करके। क्यू की वैल्यू आपको दे देगा सर वो कितना? क्यू की वैल्यू आपको दे सकता है 14.5। ये दे सकता है, दे सकता है। अब आप इस तरीके से करो, सोचो कितना डरावना हो जाएगा। आप 15.5 का स्क्वायर कर रहे हो, 14.5 का स्क्वायर कर रहे हो, फिर ट्वाइस 14.5, 15.5, और लास्ट में क्या आना है? कुछ करना ही नहीं है। आर इक्वल्स टू आपको करना है 15.5 माइनस 14.5, तो ये कितना आ जाएगा? 1। अगर आप गलती से इस तरीके से गए तो खत्म हो जाओ। समझ में आ गई बात? तो डराने के लिए वैल्यू दे सकता है पी और क्यू का 15.5 न्यूटन और 14.5 न्यूटन। समझो इस बात। ये कराने का पर्पज आपको लग रहा होगा सर सिंपल चीजें बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये डराने के लिए आपको वैल्यू ये दिया, ये दिया, बोला अनलाइक एंड पैरेलल है। समझ रहे हो? तो पी और क्यू अगर अनलाइक पैरेलल है तो आपको थीटा 180 और डायरेक्ट याद होना चाहिए रिजल्टेंट हमारा पी माइनस क्यू आएगा, और कुछ सोचना ही नहीं। अरे समझ पा रहे हो इस बात को? इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो मैकेनिक्स हो रखा है, वीडियो सोल्यूशन जाके वहां देख सकते हो, और अपनी बुक 4300 वाली जो बुक है पूरा उसका वीडियो सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है विद पीडीएफ। आपको चाहिए तो ऐप पे जाके आप क्या कर सकते हो सर? ऐप पे वो शायद 99 रुपी का है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। 99 में आपको 4300 क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है विद पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया हुआ। और क्या चाहिए आपको? समझ में आ रही बात? तो सिर्फ 99 है लक्ष्य बैच में। तो यहां पे आप देख लो जरा, तो ये हमारा
क्या हुआ, 2 आपका हो गया क्लियर। अब थर्ड बात करते हैं सर, इफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, अगर दो फोर्सेस आपका क्या है सर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की बात करोगे, परपेंडिकुलर की बात करोगे, दो फोर्सेस आपके क्या है सर, परपेंडिकुलर, दो फोर्सेस आपके क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आपके क्या है सर, परपेंडिकुलर, यानी पी परपेंडिकुलर क्यू, पी एंड क्यू क्या है सर, परपेंडिकुलर है, तो फिर वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, cos 90 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है सर, थीटा की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है सर, 90 डिग्री, ठीक बात है। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें आर स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 का मतलब क्या हो गया सर, cos 90 की वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू सर 0 है, तो 2pq इंटू 0, यानी यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है तो उनका सर स्क्वायर करके रूट ले लेना, ठीक है, अरे ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पे, बताओ कोई डाउट। जैसे मैं क्या बोलूं, सिंपल लेता हूं, पी की वैल्यू मैंने क्या ले लिया सर, 4 न्यूटन ले लिया, क्यू की वैल्यू मैंने क्या ले लिया सर, 3 न्यूटन ले लिया, ठीक बात है। अब मैंने रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 9 रूट 25, कितना आ जाएगा सर 5, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आपके कम हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये डायरेक्ट याद रखने पे। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्या हो गया होगा सर, क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट भी आपको क्या हो गया होगा सर, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई बात, ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी भी प्रकार का आई होप डाउट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज आर सेम, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज आर सेम, तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछिए, देखो अल्फा क्या था, अल्फा क्या था भाई, बताओ जरा, अल्फा क्या था, देखो जरा, अल्फा क्या था, अल्फा सर रिजल्टेंट, जो हमारा फोर्स पी था और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या था सर, अल्फा था। तो ये पूछ सकता है कि अगर दो फोर्सेज हैं जो मैग्नीट्यूड में क्या है सर, सेम, जो मैग्नीट्यूड में सेम है, तो जो हमारा फोर्स पी है और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना हो, अरे बताओ भाई, बताओ क्या पूछ सकता है सर, कि अगर हमारे जो फोर्सेस हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया था सर, ये जो हमारे दो फोर्स थे, ये हमारे जो दो फोर्स थे, ये पी था, ये क्यू था, इनके बीच का एंगल कितना था सर, थीटा था, इनके बीच रिजल्टेंट था, ये रिजल्टेंट था, इनके बीच का एंगल क्या था सर, अल्फा, अल्फा था ना, अल्फा था, ठीक है। तो हमसे ये बोल दिया जाए, हमसे ये बोल दिया जाए कि सर आपको अल्फा बताना है, अल्फा आपको क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है, अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है, समझ में आ रही बात, आपको क्या बताना है सर, कि अल्फा आपको फाइंड आउट करना है अगर P एंड Q आर इक्वल, यानी P बराबर Q, कैसे निकालोगे आप, अल्फा कैसे निकालो, अल्फा कैसे निकालो, बताइए, अल्फा कैसे निकालो, अरे इसीलिए तो एक फार्मूला बताया था सर, ये जो फार्मूला आपको बताया था मैंने, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये ये यही तो बताया था, क्या बताया था सर, tan अल्फा इक्वल्स टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, यही तो बताया था, अरे यही तो बताया था, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डायरेक्ट ये बताया था मैंने आपको ना, डायरेक्ट ये बताया था सर कि जो हमारा tan अल्फा होगा, tan अल्फा हमारा क्या होगा सर, Q sin थीटा, Q sin थीटा अपॉन में क्या होगा सर, P प्लस Q cos थीटा, यही तो बताया था, यही तो बताया था। अब क्या बोल रहा है सर, P एंड Q आर सेम, अगर P और Q सेम है तो रख दो जरा,
तो tan अल्फा इक्वल्स टू Q की जगह P रख दो, तो ये आ गया सर P साइन थीटा। और यहां पे क्या आया सर, यहां पे आया सर P, और क्या आ गया सर P प्लस P कॉस थीटा, P प्लस P कॉस थीटा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, यहां से P कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या सर, साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक बात है, ठीक बात है। यहां पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, यहां से हम लिख सकते हैं सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हमने लिखा सर 1 प्लस यहां पे लिख सकते हैं सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इन माइनस 1। अरे यही तो होता है भाई। अरे इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है क्या फॉर्मूले में? अरे साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और यहां पे सर 1 था, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम cos 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक हम लोग क्या जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक क्या हम लोग जानते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पे cos थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये 1 से ये 1 से ये 1 से 1 क्या हो जाएगा सर, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या सर, ऊपर बचेगा सर sin थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा सर, cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, यही तो बचेगा। अरे यही ना बचेगा। फिर यहां पे क्या आया सर, यहां पे आया सर tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, यहां पे आ गया tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अरे यही तो आएगा। अब tan tan यहां पे है सर कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, थीटा बाई 2। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, थीटा बाई 2। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, थीटा बाई 2। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये एग्जाम में नहीं करोगे यार आप, एग्जाम में नहीं करोगे। इसीलिए इस लाइन को यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। इस लाइन को यहाँ पे इसीलिए डायरेक्ट लिखा गया है कि अगर P और Q दोनों फोर्सेस सेम है, तो अगर P फोर्स से जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो दो फोर्सों के बीच के एंगल है उसका आधा। समझ पाए बात? क्योंकि यहां पे अल्फा क्या है सर, जो एक फोर्स है वो रिजल्टेंट से एंगल बना रहा है, और जो आपका थीटा है वो दो फोर्स के बीच का एंगल बना रहा है। तो जब कभी भी मैग्नीट्यूड सेम हो और आपसे अल्फा पूछा जाए, तो जो थीटा है उसका क्या कर दोगे सर, हाफ एंगल कर दो। अब आप समझ लो, अगर एग्जाम में करने गए ये तरीका अगर आप एग्जाम में करने गए तो 2 मिनट लगाओगे, 2 मिनट लगाओगे, नहीं लगाना है हमको 2 मिनट, हमको सीधे पता होना चाहिए सर थीटा बाई 2। ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप समझ तो लो कैसे आया हुआ है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे इसलिए आपको ये मैं बताया हूँ कि आप समझ लो कि ये कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट? तो ये जो टेबल है आपका, ये जो आपका टेबल है, ये अब ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। आपने समझ भी लिया है कि सर कैसे r इक्वल्स टू पी प्लस क्यू आया, r इक्वल्स टू पी माइनस क्यू आया, और कैसे आपका क्या आया सर, r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया, और कैसे आपका अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2 आया। ये सारी की सारी बातें आप क्या कर चुके हो सर, समझ चुके हो। ठीक बात है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? आई होप यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए आगे चले, आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको क्वेश्चन लगाना है। वो बुक में आपको बता रहा हूं, मैंने वीडियो सोल्यूशन भी कराया है, जाके देख लो। कुछ क्वेश्चन पूरे मैकेनिक्स के बाद अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है सर, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस।
लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या बोल रहा है सर? इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सक्सेसिव साइड ऑफ ट्रायंगल। सक्सेसिव साइड ऑफ ट्रायंगल, समझ में आ रही बात? इफ थ्री फोर्सेस acting a point are in equilibrium then their magnitude and direction can be represented by a successive side of triangle। ये जो ट्रायंगल है ना, ये अगर इक्विलिब्रियम में है, क्या बोल रहा है सर? आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन देयर साइड एंड मैग्नीट्यूड, साइड मतलब आप बोल रहे हो ना ये ए बी सी, जो ये साइड है देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सक्सेसिव साइड ऑफ ट्रायंगल। बोल रहा है कि अगर तीन फोर्सेस हैं सर, एक एक्टिंग एन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम में, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो जो इनकी साइडें हैं वो क्या दिखाएंगी सर? फोर्स को दिखाएंगी। पी क्यू आर आप बोल सकते हो, पी क्यू आर, पी क्यू आर बोल सकते हो। समझ में आ रही बात? If three forces acting on a point are in equilibrium, their magnitude and direction can be represented by successive side of triangle। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये आपका क्या है सर? लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ ऑफ ट्रायंगल है। नेक्स्ट ऑफ, चलो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस पे क्या होता है सर? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। लामीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप ट्रस्ट के क्वेश्चन करोगे, मैकेनिक्स में ट्रस्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए भी ये लामीज थ्योरम आपको आनी चाहिए और सबको पता होता है। सबको ये पता होता है कि जब तीन फोर्सेस क्या हो रही हैं सर? एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पी क्यू आर। ये पी क्यू आर तीन फोर्स है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही, मतलब कॉन्करेंट है, एक पॉइंट से पास हो रही है, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या बताया था मैंने? कॉन्करेंट है। तो ये जो पी फोर्स का अगर आपको निकालना है तो पी फोर्स आपका क्या होता है? इन दोनों फोर्सों के बीच का जो एंगल है उनके क्या होता है सर? साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? तीन फोर्सेस हैं किसी पॉइंट पे आपके यहां पे लग रहे हैं, तो अगर पी फोर्स आप निकालना चाहोगे तो ये जो पी फोर्स होगा, ये जो आपका पी फोर्स होगा, ध्यान से सुन, ये जो पी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों फोर्स के बीच के जो एंगल है उनके साइन के। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आया? और सबको लामी थ्योरम पता है। क्लियर है? क्लियर है? साइन ऑफ एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम क्यू का लिखेंगे तो क्यू क्या होगा सर? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो दो फोर्स बचे हैं पी और आर, उनके बीच का एंगल क्या है सर? साइन बीटा। ये सबको पता है, सबको पता है लामीज थ्योरम, पढ़ते आ रहे हो, तैयारी जब कर रहे थे उस समय भी पढ़ा है। इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करके क्वेश्चनों को निकालेंगे। समझ में आ रही? मैंने क्या बोला? तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लगे हुए, तो जो फोर्स हमारा पी है वो जो दो फोर्स बच गए उनके बीच का जो एंगल है उनके साइन के प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। अब बचा क्या फोर्स सर? आर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है सर? साइन गामा, साइन गामा। ये होता है क्या आपका सर? लामीज थ्योरम। ये क्या होता है सर आपका? लामीज थ्योरम। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लाया जाए भाई? सर आपने हमने इस फॉर्म में देखा हुआ है, ये इसको कैसे लाएंगे? एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला सर? प्रोपोर्शनल है ना, तो हम क्या करते हैं सर? इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। हम क्या करते हैं सर? इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और प्रोपोर्शनल को हटा के वहां पे क्या लगाते हैं सर? P इक्वल्स टू के साइन अल्फा कांस्टेंट। यहां पे भी प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे भी Q क्या हो जाएगा सर? Q इक्वल्स टू के साइन बीटा, साइन बीटा। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल हट के क्या आएगा सर? R इक्वल्स टू के साइन गामा। ठीक है? ठीक बात है? यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब यहाँ से K की वैल्यू निकालो, यहाँ से K की वैल्यू निकालो। K की वैल्यू हमने निकाली तो सर क्या आ गया सर? P बाई साइन अल्फा, P बाई साइन अल्फा। यहाँ से K की वैल्यू निकालो, K की वैल्यू हमने निकाली सर, यहाँ पे क्या आ गया सर? Q बाई साइन बीटा, साइन बीटा। यहां से निकाली K की वैल्यू कितनी आ गई सर? K की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई सर R अपॉन साइन गामा। आ गया? अब ये तीनों क्या है सर? K कांस्टेंट बराबर ही है, कांस्टेंट है भाई, बराबर ही है, तो यहाँ पे K को ही क्या लिख सकते हैं सर? P बाई साइन अल्फा।
इक्वल्स टू क्यू बाई साइन बीटा, क्यू बाई साइन बीटा इक्वल्स टू आर बाई साइन गामा। ठीक है, ये आपकी होगी प्रूवमेंट। ठीक बात है, क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। तो इसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन आपको क्या होना चाहिए सर, पता होना चाहिए। लामीज थ्योरम सबने पढ़ रखा है यार, इसको सबने पढ़ रखा है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए जो फोर्स आप लिख रहे हो बचे हुए फोर्स के बीच के एंगल के प्रोपोर्शनल होता है, वो भी साइन के। ये बात आप ध्यान रख पाओगे, क्लियर? आई होप यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लामीज थ्योरम के 2-3 क्वेश्चन मैं लूंगा जब ये फर्स्ट चैप्टर में खत्म कर रहा हूं ना। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा ये खत्म हो जाएगा उसमें 2-3 क्वेश्चन में आपके, जो मैंने आपको क्या बताया वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए, उसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। और आरआरबी जेई का, और उसकी प्रैक्टिस के लिए वही बुक है जो अपनी वहां पे मैंने करा रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लामीज थ्योरम के 2-3 कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन जो वेक्टर के आपने डायरेक्ट पैरेलल फोर्सेस के देखे, नॉन पैरेलल देखा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे देखा, और जब दो फोर्सेस सेम हो जाए तो उनके जो हमारा फोर्स है और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो भी आप लोगों ने उस पे भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। चलो नेक्स्ट आपका क्या आता है सर, लॉ ऑफ पॉलीगन की बात हम लोग करेंगे। लॉ ऑफ पॉलीगन की अगर हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है, क्या बोल रहा है सर, if all the forces acting a point, if all the forces acting at a point can be represented by successive side of closed polygon, then forces will be in equilibrium, then forces will be equilibrium। क्या बोल रहा है सर, if all the forces acting at a point can be represented by successive side of closed polygon। समझ में आ रही, वो पॉलीगन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉलीगन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस में होने चाहिए सर, ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आप बात करते हो एक पॉलीगन की, तो ये है, ये है, ये है, ये है, एक मिनट, ये है, ये है। ठीक बात, ये आपके क्या दिखाएंगे सर, ये साइड है ए बी, बी सी, सी डी, और यहां पे क्या है सर, ई। ठीक है, आपने क्या लिया सर इसको, आपने लिया सर कि जो हमारा नंबर ऑफ फोर्सेस है वो पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और क्या दिखा रहा है सर, साइड ऑफ पॉलीगन दिखा रहा है। साइड ऑफ आपका क्या दिखा रहा है सर, पॉलीगन दिखा रहा है, और ऑर्डर में लियो ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। समझ में आ गई बात? तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा सर, ये सेम क्वेश्चन आता है आपसे, जो आपका रिजल्टेंट होगा इनका, वो इनके डायरेक्शन से क्या होगा सर, अपोजिट होगा। इनके डायरेक्शन से क्या होगा सर, अपोजिट होगा। ये ई यहां कर लो, ये अगर ई है तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा, वो इस पॉलीगन को क्लोज करेगा और इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आपका क्या है सर, रिजल्ट है। ये आपका क्या है सर, रिजल्ट है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, अपोजिट ऑर्डर में। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है, क्लियर है। मान लेते हैं ये फोर्स क्या है सर, P, ये Q है, ये R है, और ये क्या है सर, S है। सॉरी, यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P Q T मान लेते हैं, और यहाँ पे या S मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो आप यहाँ पे क्या मान लो सर, S मान लो, और यहाँ पे मान लो T। तो जो आपका जो फोर्सेज है अगर इक्विलिब्रियम में है और वो आपकी साइड ऑफ पॉलीगन को दिखा रहे हैं, साइड ऑफ पॉलीगन के दिखा रहे हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कहां से निकलेगा सर, ये आपके अपोजिट ऑर्डर में निकलेगा इनके, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। और ये जो पॉलीगन उसको क्या करेगा सर, क्लोज करेगा, और वही उसका क्या दिखाएगा सर, रिजल्टेंट। समझ में आ गई बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीगन पे, क्वेश्चन डायरेक्ट आरआरबी जेई 2019 29 तारीख को जो पेपर हुआ था, 29 तारीख को, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। सब कुछ बताया था सर कि जो हमारा क्या है सर, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट,
और आपका क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेड ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर देयर रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया था। तो आपको बस इतना बताना था सर कि वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, इतना ही सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था आपसे, पूरी स्टेटमेंट भी लिख दिया था, बस आपसे पूछ लिया था सर क्या कि जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा सर, अपोजिट ऑर्डर में होगा। सबकी देख लो डायरेक्शन इस तरफ है और इसका क्या है सर, अपोजिट, और यही इस पॉलीगन को क्लोज करेगा और यही इसका क्या होगा सर, रिजल्ट। तो आई होप इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लॉ ऑफ पॉलीगन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो लामीज थ्योरम आपको क्लियर हो गया, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस आपने क्या कर लिए सर, क्लियर कर लिए। ठीक बात है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, जैसे आपने पॉलीगन में किया था, ओ सॉरी पैरेललोग्राम में किया था, वही बोल रहा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस निकालनी है। तो आपको पता है इसमें तो किसी भी प्रकार का डाउट ही नहीं होगा, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो रखा है वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, यहीं पे आपको बताया था कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये सेम यही तो है कि आपने ये कैसे लिखा था, यहाँ पे क्यू साइन थीटा, क्यू कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, क्लियर, बताओ क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। तो आपको यही चीज सेम चीज यहाँ पे करना है, ये तो रिपीटेशन होगा, कोई मतलब नहीं है बताने का, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलो आगे की अगर हम बात करें, आगे की हम बात करें, वही बता रहा हूँ ना, वो अभी निकाले हो आप, क्लियर। आगे देखो जरा, चलो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी आपको बहुत पता है, कंपोनेंट आपको पता है, ये आपको कंपोनेंट पता है, कंपोनेंट पता है ना आपको। कंपोनेंट कैसे निकालोगे सर, सीधी सी बात है, दो फोर्सेस अगर आपके लग रहे हैं, दो फोर्सेस हैं आपके, दो फोर्सेस हैं, ये आर है, इनके बीच का अगर एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे सर, पी फोर्स क्या हो जाएगा, पी सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा सर, आर कॉस अल्फा, और हमारा जो सर वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा सर, आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, कंपोनेंट करना सबको आता है कि दो फोर्सेस अगर आपके क्या है सर, किसी एंगल पे है, तो उनका अगर कंपोनेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा सर, ये आर एंगल पे ये अल्फा पे लगा तो ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, आर साइन अल्फा। ठीक बात है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे, चलो अब आओ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। अब एक बात आप बता दो थोड़ा याद करके, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस होते क्या है, बताया था मैंने, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि व्हाट इज द कॉन्करेंट फोर्सेस, व्हाट इज द कोप्लेनर फोर्सेस, व्हाट इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, व्हाट इज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ये सब बताया था। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया कि सर कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती है, बताओ। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है सर, कॉन्करेंट का मतलब ये होता है सर कि जो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन है वो सिर्फ क्या हो सर, एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए, एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो वो फोर्स क्या कहलाता है सर, कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाता है। कि सारे फोर्सेस चाहे F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, F5 हो, जो भी हो, सारे फोर्सेस आपके क्या होने चाहिए सर, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, कॉन्करेंट। और कोप्लेनर का मतलब क्या होता है सर, एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस होने चाहिए। अगर एक्स वाई में बात कर रहे हैं तो हमारा सर एक्स वाई में ही सारे फोर्सेस होने चाहिए, सारे फोर्सेस किस में होने चाहिए सर, एक्स वाई में ही होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, कोप्लेनर कहलाता है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सर कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। अब इसको क्या करना है सर, रेजोल्यूशन करना है इसका, बताओ कैसे करो। अरे बताओ, सीधी सी बात है सर, F1 है, F1 के एंगल कितना है सर, F1 का जो एंगल है सर वो θ1 है, अरे ये x एक्सिस है, और यहां से जो F1 है वो कितना एंगल बना रहा है सर, θ1 बना रहा है, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, F1 cos θ1, सिर्फ x डायरेक्शन में, यानी हम क्या बात कर रहे हैं सर, सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट को देख रहे हैं, क्षैतिज घटक। समझ में आ रही बात, ऊर्ध्वाधर घटक को अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं सर, अभी क्षैतिज घटक को देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को।
तो ये क्या हो गया सर, F1 cos थीटा। अब यहीं पे सर F2 जो फोर्स है उनके बीच का एंगल सर क्या है सर, θ2 है। तो इसको क्या करेंगे सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, वो क्या आएगा सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पे यही आएगा सर, F2 cos θ2। अगर F3 की बात करेंगे, उसके बीच के एंगल का कितना है सर, θ3 है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा सर, F3 cos θ3। 4 के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, F4 cos θ4, F4 cos θ4। ये हमारा क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। Fy की अगर हम बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट, F1 है, F1 का सर θ1 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos θ है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, F1 sin θ1। F2 का क्या हो जाएगा सर, F2 sin θ2। F3 का क्या हो जाएगा सर, F3 sin θ3। अब एक तरफ वाले फोर्सेस को समेशन, ये समेशन इसीलिए लिखा है, एक तरफ वाले फोर्सेस को क्या किया है सर, एड ऑन किया है। वर्टिकल कंपोनेंट में कितने फोर्सेस दिखे हैं सर, उनको एड ऑन किया है। ये सबको पता है, बहुत सिंपल सी चीज है, सबने ये किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ रही बात, सबने आपको दो फोर्स, आपको पता है कि सर दो फोर्स अगर पी एंड क्यू दे रखे हैं तो इनके कंपोनेंट हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। सर क्षैतिज घटक भी कर लेंगे, आपका क्या कर लेंगे सर, ऊर्ध्वाधर घटक भी कर लेंगे, दोनों घटक। ये क्या है सर, ये समेशन ऑफ क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक में जो हमारा फोर्सेज आ रहा है उनको क्या किया है सर, जोड़ दिया हुआ। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है सर, ऊर्ध्वाधर घटक है सारे। कई फोर्सेज एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लग रहे हैं, तो उनको हम सर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित कर सकते हैं और उनका समेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। आगे चलें, आगे चलें, यहां बताइए, ठीक बात है यहां तक, क्लियर। चलो, तो आपने क्या सीखा सर, आज दो तीन बातें आपने सीखी सर। दो फोर्सेस हमारा अगर क्या है, पैरेलल है, तो उनका रिजल्टेंट P प्लस क्यू होगा। अगर वो क्या है सर, पैरेलल है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच रिजल्टेंट सर P माइनस क्यू होगा। और अगर वो दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है, अगर वो दोनों फोर्सेस क्या है सर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर हैं, तो परपेंडिकुलर पे क्या रिजल्टेंट आएगा सर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक बात और देखा कि जब दोनों फोर्सेस सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो जो हमारा फोर्स है रिजल्टेंट के बीच जितना एंगल बना रहा है, वो दो फोर्सेस के बीच के एंगल का आधा होता है, अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। ठीक बात है। फिर लॉ ऑफ पॉलीगन देखा आपने, लॉ ऑफ ट्रायंगल देखा आपने, और आपने क्या देखा सर, इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा सर क्या, कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं सर, दो फोर्सेस जब एंगल में एक एंगल पे लगे होते हैं तो उनके ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक कैसे करते हैं वो देखा। और जब एक कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस एक ही उस पे लगे हुए हैं, तो उनका हम लोग कैसे ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक करते हैं, वो यहां तक आप क्लियर हो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की अगर आप बात करें, अब देखो यहां वाले का, आपने एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस निकाल लिए, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस निकाल लिए, तो इनका टोटल का रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा सर समेशन ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। अरे आपके लिए क्या है सर, ये एक फोर्स ही है और ये भी एक फोर्स है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पता है सर, आर स्क्वायर जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करते हैं, तो पी स्क्वायर की जगह इसको रखोगे, क्यू स्क्वायर की जगह इसको रखोगे, तो रिजल्टेंट उसका क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये, अरे क्लियर है ना, क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है, बताइए, क्लियर। चलें आगे, चलो। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, थीटा, थीटा क्या होता है सर, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ एक्स। ये ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा ना जब हम कोई क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन में कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लो हर एक, और उस पे आप देखोगे ना सारे के सारे आपके क्वेश्चन 2019 के जो 3 सेट पेपर हुए हैं, 29, 30, 31, मैं सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, सीबीटी 2 की, उसमें तीनों में आपको जितनी बातें मैंने बताया ना, सारे से क्वेश्चन मिलेगा, सारे से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। समझ में आ गई बात, तो ये आप अगर अब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, तो जाके वाईसीटी इंजीनियर में आप डालोगे ना, आरआरबी जेई सीबीटी 2, मैंने तीनों पेपर आपको क्या किए हैं सर, सॉल्व कराए हैं, तीनों पीवाईक्यू,
जो है आपके वहां पे सॉल्व हैं, तीनों पीवाई, तीनों पेपर आप देख के आपको ये पता चल जाएगा कि सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा, और अपनी वाईसीटी की ये बुक भी है जिसमें सिर्फ आपका क्या दे रखा है सर, पीवाईक्यू, इनका प्रॉपर सोल्यूशन दे रखा है। अगर आप वो बुक लेना चाहते हो तो वाईसीटी ऐप पे आप वो ऑर्डर कर सकते हो, वो बुक भी आप ले सकते हो, और उनका वीडियो सोल्यूशन मैंने यूट्यूब चैनल पे पूरा करा दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मोमेंट, मोमेंट क्या होता है भाई? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट आपको पता है सर, फोर्स इंटू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इंटू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट कितनी होती है सर, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है सर, मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी सर, न्यूटन मीटर। क्या होगी सर, न्यूटन मीटर होगी। लेकिन हमारा जो मोमेंट है वो हमको क्या बताता है? मोमेंट हमारा क्या होता है बताइए? मोमेंट हमको क्या दिखाता है? मोमेंट हमारा दिखाता है सर टेंडेंसी टू क्या, रोटेट। अरे जैसे मोमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आपका क्या है, ये फिक्स है मान लीजिए, यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपने क्या लगाया सर, एक फोर्स लगाया, एफ, एफ फोर्स लगाया, और इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है सर, डी। ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा, बहुत आसान सा लैंग्वेज, समझ में आ रही बात? ये क्या मेजर करता है सर, ये मेजर करता है किसी बॉडी के रोटेट होने का कारण। किसी बॉडी को रोटेट होने का कारण क्या होता है सर, मूवमेंट होता है। यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो ये क्या आएगा, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ये जो रॉड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये जो रॉड है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अरे यही तो होगा, फोर्स आप लगा रहे हो ना इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो कुछ समय के बाद ये बॉडी जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी। फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसी की टेंडेंसी, जो रोटेट करने की जो टेंडेंसी है, कॉज द बॉडी टू रोटेट अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट, वही हमारा क्या कहलाता है सर, मोमेंट कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है सर, मोमेंट कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्या मेजर कर सकता है सर, बॉडी के क्या किस कारण से वो रोटेट हो सकती है, उसकी टेंडेंसी को हमारा क्या बताता है सर, मोमेंट बताता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो जो हमारा, मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बताया सर, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, एम की बात करें तो फोर्स जो लग रहा है एफ, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी सर, यहाँ से परपेंडिकुलर एफ, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर, डी। तो ये मोमेंट हो गया एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। समझ में आ गई बात? जब कभी भी आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे सर, फोर्स देखोगे, और वहां से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, वो आपको क्या देगा सर, मोमेंट देगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसकी यूनिट कितनी होती है सर, न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आ गई बात? आई होप यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ये क्लियर है? मोमेंट की बातें क्लियर हो गई कि मोमेंट क्या होता है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे चलो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है सर, मोमेंट ऑफ फोर्स का कैसे दिखा सकते हो? क्या लिखा है सर, सपोज ए फोर्स पी इज एक्टिंग अलोंग ए बी, ए बी के अलोंग कोई फोर्स पी लग रहा है ऑन ए बॉडी, बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अगर ऐसा है तो ये बोल रहा है सर मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू होगा टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी। ठीक है, ठीक है। ये सर बात आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है इसका कि सर अगर कोई फोर्स पी है और वो अलोंग किसके है सर, ए बी के, तो बॉडी क्या होगा सर, किसी भी पॉइंट मतलब किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है सर, रोटेट कर सकता है। ये तो मैंने आपको वहां पे बताया, ये तो आप यहाँ पे देख ही लिए होंगे। अरे ये लगाया ना यहाँ पे फोर्स, ये इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा सर, रोटेट करेगा। अरे रोटेट करेगा, इसी की टेंडेंसी को तो हम मोमेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, हम वही तो बताता है रोटेट होने का कारण। समझ में आ रही बात? तो वो वही बात होगी। लेकिन ये जो आप लिख रहे हो सर, ध्यान से देखना, ये जो आप लिख रहे हो ये कैसे लिख रहे हो, ये जो आप लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो, ये वाली बात जो आप लिख रहे हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एओबी। आओ देखो जरा, जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो आपको लिखाया गया है ना ये पॉइंट, ये की पॉइंट इसलिए लिखाया गया है कि आरआरबी जेई 2019 सीबीटी 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया था ये। ठीक है ना, ठीक है।
ये क्वेश्चन ही आया था डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में। देखो जरा, देखो जरा, ठीक है, ये ट्रायंगल है ओ ए बी, ठीक है, बोल रहा है इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, फोर्स पी से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सर क्यू से, और इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सर आर से, और यहां से ये परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से क्यू ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है सर, एन, एन है, ठीक है, ठीक, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना कि जो हमारी साइड है ए बी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ए बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सर फोर्स पी, पी को, और हमारा ओ बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को, और हमारा ओ ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, आर, ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। एक बात बताओ, अगर हम सिर्फ पी फोर्स को कंसीडर करें, पी फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं अपने, और मैं ये बोलूं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी क्या होगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर हमारा यहाँ पे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होगा सर हाफ इंटू बेस, बेस क्या है सर ए बी, बेस क्या है सर ए बी, इंटू, इंटू ध्यान से सुनना, हाइट क्या है सर ओ एन, ओ एन, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, ये हमने क्या किया सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब सुनो, अगर हम इसी फोर्स पी का, इसी फोर्स पी का, इसी फोर्स पी का, यही जो फोर्स हमारा पी है, इसी फोर्स पी का, इसी फोर्स पी का, बताओ यहां पे इसी फोर्स पी का हम अगर मोमेंट लिखें, मोमेंट ऑफ फोर्स पी, मोमेंट ऑफ फोर्स पी कितना होगा सर, कितना होगा सर, इस पी की वजह से जो मोमेंट होगा, फोर्स कितना लगेगा सर, फोर्स लगेगा सर पी, इनटू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर, ओ एन, ओ एन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो आपने ट्रायंगल ऑफ एरिया लिखा है हाफ ए बी इंटू ओ एन, तो ओ बी को आपने किससे, ए बी को किससे रिप्रेजेंट कराया है सर, ए बी को आपने किससे रिप्रेजेंट कराया है सर, ए बी को हम पी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एरिया हो गया था वो क्या था सर, हाफ पी वेक्टर इंटू ओ एन, यही तो था, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स था क्या सर, पी इंटू ओ एन, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी था वो क्या था सर, हाफ इंटू पी इंटू ओ एन, और यहां से आपने ये इक्वेशन से देखा आपने कि P इंटू ओ एन क्या है सर, मोमेंट ऑफ P, मोमेंट ऑफ क्या है सर P, तो जो हमारा एरिया है, एरिया है वो क्या आ रहा है सर, मोमेंट अपॉन टू, मोमेंट अपॉन टू, ध्यान से देख लो, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू एरिया, एरिया क्या सर, ट्रायंगल ओ ए बी का, मोमेंट किसके कारण सर, P के कारण, वही यहां पे लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी, समझ में आ गई बात, ये जो लाइन लिखी है वो कहां से लिखी है सर, वो लाइन आपके यहां से लिखी हुई है, वो लाइन आपके यहां से लिखी हुई है, ऐसे प्रूव कर सकते हो आप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई पूछा गया, और आप पी से नहीं, आप पी से नहीं, आप अगर क्यू को ले लोगे, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पी का ही निकाल सकते हो, सर आपको क्यू का निकालना है, आपको क्यू का निकालना है तो क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, आप ट्रायंगल कौन सा ले लोगे सर, ट्रायंगल आप ले लोगे ओ ए बी, और आप फोर्स किसको कंसीडर करोगे सर, क्यू को, तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर हाफ बेस कितना क्यू इंटू कितना है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं सर हम एल इंटू ए एल, अब क्यू के कारण मोमेंट कितना आएगा सर, मोमेंट देखो जरा, मोमेंट आप देखोगे तो मोमेंट आ जाएगा सर फोर्स क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना सर
ए एल। अब यहाँ पे Q इंटू ए एल है तो क्या एरिया 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 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, मोमेंट बाई 2। यहां से भी आप देख रहे हो ये आ रहा है। इसी तरीके से आप क्या ले लोगे सर, इसी तरीके से भाई आप क्या ले सकते हो, आर फोर्स भी ले लोगे। तो ये ट्राइंगल ले लो। अब इससे आर के लिए आप निकालना और देखोगे आपका यही आएगा। तो इस बात को आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस बात को आपको क्या रखना है सर, डायरेक्ट ये बातें आपको क्या रखनी है सर, याद रखनी है। समझ में आ गई बात। आई होप इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक बात है। तो ये जो आपका है ये कैसे आया वो आप देख सकते हो, वो यहां से आया। आप आर के लिए भी आप देखोगे तो बाद में निकालोगे तो यही आएगा, मोमेंट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया। समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई बात ये, ठीक बात है। चलो, तो यहां तक ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया मोमेंट का। अब आ जाओ यहां पे वर्गेनियंस थ्योरम और क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये भी थ्योरम आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा सीधे सीधे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है, सीधे सीधे आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है। दोनों लगभग बातें क्या है सर, सेम। दोनों ही बातें क्या है सर, वर्गेनियन थ्योरम और मोमेंट रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट, बात प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बात सेम। सन्ना जरा क्या बोल रहा है सर, वर्गेनियन थ्योरम क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ two coplanar forces about a point is equal to the moment of resultant of force about that point। क्या बोल रहा है, algebraic sum of moment of two coplanar forces about a point is equal to the moment of resultant of force about that point। अब देखो क्या बात कर रहा है, बात ये कर रहा है, ध्यान से सुनो। दो फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस बोला है ना, तो दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस की बात मैंने की। ये फोर्स आपका क्या है सर, ये फोर्स आपका P है और ये फोर्स आपका क्या है सर, Q है। ये फोर्स आपका क्या है सर, Q है। मान लेता हूं इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है सर, R है। इनका जो रिजल्टेंट है वो R है। अब मान लेते हैं हम कि सर किसी पॉइंट O से हमको मोमेंट लेना है, किसी पॉइंट O से हमको क्या लेना है सर, मोमेंट लेना है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं सर कितना सर, D1। यहां से हम Q की डिस्टेंस, P की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना सर, D2 है। और R का मान लेते हैं कितना सर, D है, D है। समझ में आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, यहां से और यहां से, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है सर, D1 है, ये बोल देते हो D1, ये D2 और ये D। तो वर्गेनियंस थ्योरम क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। वर्गेनियंस थ्योरम आपका बोल रहा है कि सर आप जो मोमेंट ले रहे हो पॉइंट O से, जो आपका P और Q है, इसको फोर्स हम बोल देते हैं P और इसको Q, और यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा क्या है सर, R। तो अकॉर्डिंग टू वर्गेनियंस थ्योरम क्या बोल रहा है सर कि जो हमारा मोमेंट, जो अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट है फोर्स P इंटू D1 प्लस Q इंटू D2, वो किसके बराबर है, वो रिजल्टेंट, सेम पॉइंट से रिजल्टेंट के बराबर है। ठीक है, ये बोल रहा है, ये बातें बोल रहा है। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक बात है। ये जो आपको लाइन समझ में आई, इसका कहने का क्या मतलब है सर, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। समझ में आ गई बात, मोमेंट जो आप रिजल्टेंट का भी ले रहे हो सेम पॉइंट से, वो इक्वल। मतलब दो फोर्स P एंड Q लग रहे थे, कोप्लेनर फोर्सेस थे, उनके किसी पॉइंट O से हम मोमेंट ले रहे हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 और D2 है। तो यहां पे हमने अलजेब्रिक सम क्या लिखा था, दोनों फोर्स का मोमेंट लिया, P1 इंटू D1, P इंटू D1 प्लस Q इंटू D2। तो उसी पॉइंट पे रिजल्टेंट का जो मोमेंट लिया उसी के बराबर है। इस लाइन का मतलब समझ में आना आपको बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये स्टेटमेंट तो पूछा है 2019 में आरआरबी जेईई के, ये स्टेटमेंट ही सीधे पूछा है। तो आपको ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए सर, पता होनी चाहिए। और ये आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। समझ में आ गई बात, ये क्लियर। तो ये हो गया सर आपका क्या, वर्गेनियंस थ्योरम। अब बात करते हैं सर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये आपको पहले से भी पता होता है भाई, क्या है
कि इफ अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज जीरो, यानी ये क्या बोल रहा है सर, ये देन बॉडी विल बी स्टेट ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू जीरो। ये तो आपको पता है ना, समेशन क्या होता है सर, हर एक फोर्स का मोमेंट जब आप लोगे तो वो क्या होगा सर, जीरो, और किस कंडीशन में, स्टेट ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई बात। इसी को दूसरी तरीके से आप क्या बोल सकते हो सर, इसी लैंग्वेज, इसी को आप दूसरी उसमें क्या बोल सकते हो कि सर अगर आपकी बॉडी किसमें हो सर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, अगर आपकी बॉडी क्या हो सर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, ध्यान से सुनना, यहां पे और क्या बोल सकते हो सर, यहां पे आप बोल सकते हो कि सर अगर आपकी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ये फलक्रम में मान लो, यहां पे एक फोर्स m1g लग रहा है, m1 मास है, यहाँ पे एक क्या है सर, m2 मास है, यहाँ पे m2 लग रहा है, यहाँ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं सर d1, और यहाँ पे डिस्टेंस हम मान लेते हैं सर d2। ठीक है, ध्यान से बोलो, उसी बात को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसी बात को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो आपका ये है, ये इसी बात को मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी क्या है सर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या बोल सकते हो इसमें कि जो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है, जो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है वो किसके बराबर होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को समझो आप, इसी बात को, जैसे ये फलक्रम है, ठीक है, यहाँ पे एक m1g का वेट लटक रहा है, यहाँ पे भी m2g यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, जब अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो F1 आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं सर फोर्स m2 आएगा, F2 आएगा, तो मान लेते हैं F2 कितना होगा सर, m2g, और यहाँ पे F1 कितना होगा सर, m1। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये जो इस पॉइंट से अगर हमको मोमेंट लेना है, इस पॉइंट पे हमें मोमेंट लेना है, तो ये क्या है सर, ये क्या है सर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। इस पॉइंट से मोमेंट लेना है तो ये किधर लगाएगा सर, ये क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, ये किधर लगाएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो F1 इंटू D1 है वो किसके बराबर होगा सर, F2 इंटू D2। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, इसके साइड जितने भी फोर्स हैं, जितने भी फोर्स हैं लेफ्ट साइड वाले, यानी जितने भी आपके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे, समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा वो समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर, अगर आपकी बॉडी किसमें है सर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्या करना है सर, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। आपको वर्गेनियंस थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगी। दो फोर्सेस हैं सर, किसी पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं, तो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का भी मोमेंट उसी पॉइंट के, दोनों फोर्सों के रिजल्ट के जो मोमेंट है उनके बराबर। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात कर लो, समेशन ऑफ मोमेंट आपका रोटेशन इक्विलिब्रियम में या जीरो, या इसी बात को अगर आपको यही करना है तो इसको क्या कर दो सर, F1 D1 माइनस F2 D2 इक्वल्स टू जीरो। तो यही क्या हो गया सर, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो ये ध्यान, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है सर, कि आपकी बॉडी किस पे होना चाहिए सर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये चाहे आपका पैरेललोग्राम थ्योरम है, पॉलीगन थ्योरम हो, लॉ ऑफ ट्रायंगल हो, लामीज थ्योरम हो, वर्गेनियंस थ्योरम हो, या आपका क्या हो सर, मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए विद डायग्राम कि कैसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हो यार, ये तो बहुत आसान है, या बहुत सारे क्वेश्चन की हो आप, जितने भी सोम के क्वेश्चन करते हो या मैकेनिक्स के क्वेश्चन करते हो, मोमेंट से ही तो करते हो, तो वो आपको क्या होना चाहिए सर, पता होना चाहिए। ठीक बात है, क्लियर है यहाँ तक, आई होप इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं सर लीवर पे, ये भी अपने 10th में पढ़े होते हैं, सब सब 10th की बातें हैं, लेकिन लीवर से क्वेश्चन आपका क्या होता है सर, आता है, लीवर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बात है, लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है सर, एन आइडियल लीवर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट व्हेन द लीवर इज इन इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है लीवर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वही हो गया, अरे जो अभी बताया भाई, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, मान लो F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट से ले रहे हो, तो यहाँ की डिस्टेंस अगर D1 है, यहाँ पे D2 है, तो आपका क्या होगा सर, F2 इंटू D1,
F1 इंटू D2, यही तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, अभी पीछे ही पढ़ा है भाई, यहाँ पे यही तो है। तो बोल रहा है कि जो हमारा लीवर होता है वो किस पे वर्क करता है सर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे लीवर वर्क करता है। और ये जो MA है ये बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सर मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या होता है सर, लोड अपॉन इफर्ट, लोड अपॉन इफर्ट, या आप बोल सकते हो सर इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये देख लो, देख लो, लोड है तो जो उसकी लेंथ है लोड आर्म नीचे है, इफर्ट है तो इफर्ट आर्म इधर नीचे है। अरे कैसे, यहीं से देखो ना, फोर्स है तो D1, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो क्या होगा सर, D2 अपॉन D1, इसी से यहाँ पे ये लिखा गया है। समझ में आ गई बात। लीवर, अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछता कि व्हाट इज लीवर, क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये देखो मैंने जो आपको बताया कि लॉ ऑफ द लीवर क्या काम करता है सर, वो मोमेंट ऑफ बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यहाँ पे F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, इनके बीच डिस्टेंस D1 है, D2 है, तो ये क्या लिखा है सर, F1 अपॉन F1 इंटू D1, मोमेंट लिया है बेसिकली इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मोमेंट लिया है, F1 इंटू D1, F2 इंटू D2। समझ में आ रही बात। और यहीं पे अगर आप F1 अपॉन F2 की वैल्यू निकालोगे तो यहीं पे क्या आ जाएगा सर, D2 अपॉन कितना सर, D1। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है वो ये इसी को कन्वर्ट करके लिखा गया है ऐसे, रेशियो के फॉर्म। समझ में आ गई बात, ये लॉ ऑफ द लीवर। आई होप बहुत सिंपल सी चीज है ये बात, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार सिंपल चीजों में। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है। जो आपके क्लास ऑफ लीवर है ना उनका एग्जाम्पल पूछ लेता है, वो एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, कुछ तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। जैसे लीवर को क्लासिफाई किया गया है 3 बेसिस पे। क्लास जो 1 लीवर है वो की बात क्या करते हैं सर, फलक्रम इज बिटवीन इफर्ट एंड लोड। जो फलक्रम होता है वो इफर्ट और लोड के अगर बीच में है तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास फर्स्ट लीवर। ये कैसे देखेंगे सर, ये कैसे देखेंगे, आइए दिखाता हूं, आइए दिखाता हूं आपको। ये है आपका, ये है आपका, ये है क्या आपका सर, क्लास फर्स्ट लीवर। कि जो आपका फलक्रम है, फलक्रम है, फलक्रम है, ये सबके पास होगा सीजर, कैंची जिसको बोलते हैं आम भाषा में। सीजर हमारा क्या है सर, एग्जांपल पूछ लेता है कि हमारा सीजर क्या है सर, क्लास फर्स्ट लीवर है, क्लास सेकंड लीवर है, क्लास थर्ड लीवर है। तो आप बताओगे सर सीजर जो हमारा होता है वो क्लास फर्स्ट लीवर है, क्योंकि इसके भी देखो ये फलक्रम है, फलक्रम है, फलक्रम, और आपका लोड यहाँ पे है और यहाँ पे इफर्ट लगाओगे आप। समझ में आ रही है, यहाँ पे आप इफर्ट लगाओगे, यहाँ से ये फलक्रम है और यहाँ पे आपका क्या दिखाता है सर, लोड। और हम यही जानते हैं सर, लोड और इफर्ट के बीच अगर फलक्रम होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, वो हमारा कहलाता है क्या, क्लास फर्स्ट लीवर। ये क्या देख रहे हो सर, ये इसको भी बहुत अच्छे से देखा हो गया बेंच पे, जब यहाँ पे वो नाम नहीं याद आ रहा इसका, जिसपे आप लोग क्या करते हो सर, कभी कभी स्कूल में भी बना रहता है, वहां पे आप एक लोग इधर इस साइड बैठते हैं, एक लोग उधर साइड बैठते हैं, तो वहां पे एक तरफ बैठते हो तो एक लोग ऊपर उठ जाता है, जैसे यहाँ पे लोड लगाया तो इफर्ट क्या हुआ सर, ऊपर लगे। समझ में आ गई बात, झूला जो होता है झूला वाला, तो वो भी क्या है सर, क्लास 1 लीवर है। मतलब फलक्रम आपका किसमें होना चाहिए सर, बीच में। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्या कहलाता है सर, क्लास फर्स्ट लीवर। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल में आपने क्या बताया सर, सीजर में मैंने आपको दिखा दिया, सीसॉ भी आपने देखा होगा, सीसॉ भी आपका क्या होता है सर, क्लास फर्स्ट लीवर होता है। क्ला हैमर भी आपका क्या होता है सर, क्लास फर्स्ट लीवर होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर, क्लियर है। अब फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड, तो ये आपको पता है सर। मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या होगा सर, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। वो क्या होगा सर, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने जो निकलवाया है मैकेनिकल एडवांटेज वो क्या होता है सर, लोड अपॉन इफर्ट, ये आर्म पे डिपेंड करेगा ना, इसकी लेंथ कहां से ज्यादा है। समझ में आ गई बात, ये क्लास 1 लीवर समझ में आ गया बात। अब और सेकेंड बात, क्लास सेकंड की बात करें, लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। ध्यान से सुनना, इसमें क्या था सर, फलक्रम बीच में होता है, कैंची को ध्यान रखोगे, सीजर को ध्यान रखोगे तो भूलोगे नहीं क्लास 1। अब बात करते हैं सर क्लास 2 लीवर की।
क्लास 2 लीवर में क्या होता है सर, लोड इज इन बिटवीन इफर्ट एंड फलक्रम। लोड हमारा किनके बीच होता है सर, इफर्ट और फलक्रम के बीच में अगर हमारा लोड है तो हमारा क्लास 2 लीवर होता है। समझ में आ गई बात। और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा सर, ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, वो देखो आपका लोड अपॉन इफर्ट। लोड अपॉन इफर्ट यानी इसका मतलब क्या है सर, मैकेनिकल एडवांटेज 1 होने के लिए, ग्रेटर देन 1 होने के लिए मतलब आपका क्या होगा सर, लोड हमेशा इफर्ट से क्या होगा सर, ज्यादा होगा। या तो जो इफर्ट आर्म की लेंथ होगी वो लोड आर्म की लेंथ से क्या होगी सर, ज्यादा। तो इस बात को भी आपको क्या रखना है सर, ध्यान रखना है। तो क्लास 2 लीवर की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा क्या सर, सबने देखा होगा ये नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। समझ में आ गई बात। नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। लोड हमारा कहाँ लगता है सर, यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या लगाते हो सर, लोड। यहाँ पे आप क्या देते हो सर, इफर्ट देते हो। यहाँ पे लोड लगता है और ये हमारा क्या होता है सर, फलक्रम होता है। ये हमारा क्या होता है सर, फलक्रम होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है सर, लोड होता है। और यहाँ पे आप क्या लगाओगे सर, यहाँ पे आप लगाओगे इफर्ट। यहाँ पे आप क्या लगाओगे सर, इफर्ट लगाओगे। ठीक बात है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। ये हमारा क्या हुआ सर, क्लास 2 टाइप ऑफ लीवर हो गया। क्लास 2 टाइप ऑफ लीवर हो गया। अब बात करते हैं सर क्लास 3 टाइप ऑफ लीवर। इफर्ट इज इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड। इफर्ट इज इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर, लेस देन 1। कहां से रिलेट करोगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया था सर, इफर्ट अपॉन लोड। या आपका क्या होगा सर, लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुगर टोंग फॉर्म यूज्ड इन लाइटिंग लोड। देखो इसका एग्जांपल देख लो, ये है आपका, ठीक है। लोड और फलक्रम के बीच में आपका क्या होगा सर, इफर्ट होगा। लोड एंड फलक्रम के बीच आपका क्या होगा सर, इफर्ट बीच में होगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सुगर टोंग। ये बहुत पूछा जाता है, सुगर टोंग कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लीवर क्या होगा सर, थर्ड टाइप ऑफ लीवर होगा। ये थर्ड टाइप ऑफ लीवर होगा। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो गया पूरा जो फर्स्ट चैप्टर की बातें थी यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैकेनिक्स में ये जो फर्स्ट चैप्टर था अपना, यहाँ से इतना ही पूछता है। नया टॉपिक इस पे क्या आएगा सर, फ्रिक्शन। उसको भी डिटेल में, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी बातें करेंगे। तो लेकिन अब जो जो बातें आपको इसमें याद रखने लायक है, वो जैसे इसका एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए। सारे एग्जाम्पल लीवर के याद होने चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं हो यार, याद होना चाहिए। और दूसरी बात क्या आपको याद होनी चाहिए सर, ये जितने मैंने आपको ये थ्योरम बताई है, जो बातें आपको प्रूव करके बताने वाली थी वो मैंने प्रूव भी किया है। जैसे ये याद किया जाता है, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया है। और आपको ये सारी बातें, ये जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं, चाहे लामीज थ्योरम हो, चाहे ये जो थीटा/2, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ये आपको सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात है, क्लियर, कोई डाउट। तो मिलते हैं फ्रिक्शन के लिए। तो आई होप ये आपको सारी बातें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रही बात जो मैंने आपको बताया कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले से ही करा रखा है, पूरा मैकेनिक्स करा रखा है यूट्यूब पे, आप जाके वहां से देख सकते हो। लेकिन आपके लिए, उसके लिए बुक आपके लिए होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुक आपके पास रहेगी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसमें आप टिक करोगे, और एग्जाम के 10 दिन पहले उन्हीं क्वेश्चन को लगाना होगा। तो बुक आप ऑर्डर कर लो जो 4300 क्वेश्चन वाला है। और अगर आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे तो ये पूरा का पूरा कोर्स 99 रुपी में यूथ के ऐप पे अपलोड कर दिया गया। उसमें इंडस्ट्रियल भी खत्म हो गया है, इंडस्ट्रियल भी पूरा खत्म है, उसमें सब पूरा अपलोड कर दिया गया है। 100 रुपए का है मात्र। लक्ष्य बैच से जाके देखोगे वहां पे पीडीएफ के साथ। अगर आप बुक नहीं खरीद पा रहे हो तो जाके वहां पे पीडीएफ, लेकिन उसमें सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन मैंने वीडियो में बनाया हुआ, पूरा प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन है। प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ हर एक पेपर का पीडीएफ पड़ा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन एंड ऑप्शन पे। समझ में आ रही बात। अगर आप बुक ले लो, मैं तुम्हें यही कहूंगा कि बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस क्वेश्चनों में डाउट होगा सिर्फ आप उसको टिक करोगे और उसी का वीडियो जाके देख लोगे, वीडियो सोल्यूशन। लेकिन अगर आप बुक नहीं खरीद पा रहे हो तो आप जाके यूथ प्राइम ऐप पे पूरा कोर्स, अगर सिर्फ 100 रुपी में पूरा हो गया है यार,
4300 क्वेश्चन आपको 100 रुपए में मिल रहा है। विद कॉन्सेप्ट आपने देखा है मैंने पूरा डिटेल जिसने मैकेनिक्स नहीं देखा है ना जाके यूट्यूब पे देख लो। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट आपका मैंने वहाँ पे छोड़ा नहीं है और कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो वहाँ पे नहीं बताई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो आप अगर चाहते हो कि पूरा सर इंडस्ट्रियल बहुत लोग कह रहे थे सर इंडस्ट्रियल हमको पढ़ना है, इंडस्ट्रियल अपलोड करा दीजिए यार ₹100 की बात है। वहाँ पे पूरा कोर्स आपको मिल रहा है 99 रुपए में। तो आपका पूरा का पूरा जो मैकेनिकल आरआरबी जेईई की बुक है वो लक्ष्य बैच में अपलोड कर दी गई है, जाके आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।